afternoon, students. In previous video we have discussed about the transforming principle, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पे फाइंड आउट किया that DNA is the genetic material, but still that was not confirmed experiment in which it was be clear that the DNA is the genetic material. तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर से दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ द साइंटिस्ट हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट को किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बाद ये कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो व्हाट आर द थिंग्स दे रिक्वायर्ड इन द एक्सपेरिमेंट? एक तो इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस लिया था, T2 फेजेस, जो क्या है बैक्टीरियोफेजेस। और हमें पता है बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो वायरस इन्फेक्टेड होते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो इन्होंने लिया डेट इज द ई कोलाई, इशर्शिया कोलाई। सो बाय यूजिंग दीज बैक्टीरियोफेजेस एंड इशर्शिया कोलाई दे हैव डन वन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेजेस है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। सो द बॉडी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द प्रोटीन कोट, प्रोटीन का बना हुआ आउटर मोस्ट कोट होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोटीन कोट। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका बैक्टीरियोफेज का, और यहाँ पे भी आपके प्रोटीन एम्बेडेड रहती है, एंड इनसाइड द प्रोटीन को डीएनए हेलिक्स फॉर्म। सो द बैक्टीरियोफेज बॉडी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, प्रोटीन एज वेल एज डीएनए। आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटीन कोट की होती है और अंदर जो है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इन्होंने क्या किया, हर्शे और चेज ने दो मीडियम तैयार किए बैक्टीरियोफेजेस के इकोलाई के कल्चर के लिए। सॉरी, दे हैव प्रिपेयर्ड टू मीडियम जिसमें इन्होंने इकोलाई को कल्चर किया। तो फर्स्ट मीडियम जो इन्होंने लिया था उसमें इन्होंने क्या किया, सल्फर को आइसोटोप किया, और दूसरा जो मीडियम लिया था उसमें इन्होंने फास्फोरस को आइसोटोप किया। तो सल्फर आइसोटोपिक फॉर्म लिया था S35 और फास्फोरस ली थी S32। क्यों ऐसा किया? क्योंकि प्रोटीन्स जो होती है उसमें बेसिकली सल्फर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन कंटेन सल्फर, और हमें पता है जो डीएनए है इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसीलिए इन्होंने दो मीडियम तैयार किए, एक में तो रेडियो एक्टिव सल्फर को डाल दिया, दूसरे मीडियम में डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को, और उसमें इकोलाई को कल्चर कराया। इकोलाई के कल्चर के बाद फिर वहाँ क्या देखा गया, जस्ट वेट, दोनों केसेस में यहाँ लेके चल रही हूँ। स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरियोफेज का पता चल ही गया। सो दे हैव टेकन टू कल्चर। सपोज इट इज द कल्चर वन, जहाँ इकोलाई में सिंगल इकोलाई बना रही हूँ और इकोलाई के ऊपर आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये जो कल्चर इन्होंने तैयार किया ये क्या था, सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर इस कल्चर में डाली थी, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने तैयार किया था उसमें क्या लिया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। सपोज इट इज द सेकेंड बैक्टीरियोफेजेस ऑन ई कोलाई, तो इसमें इन्होंने क्या लिया, फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया। अब मैंने आपको बताया था सल्फर क्या है, प्रोटीन कोड बनाता है। तो जब इन बैक्टीरियोफेजेस ने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, जब ई कोलाई का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, टेस्ट ट्यूब में ये कल्चर किया गया था। तो टेस्ट ट्यूब में दो सिचुएशन आई, ऊपर की साइड तो केवल ये प्रोटीन कोट नजर आया, और नीचे क्या थे, बैक्टीरिया थे, और इन बैक्टीरिया के अंदर क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट हो गया था। होता क्या है, ई कोलाई के अंदर जब भी बैक्टीरियोफेजेस कोई भी अफेक्ट करता है तो प्रोटीन कोड तो बॉडी के बाहर रह जाता है, और अंदर क्या एंटर करता है, डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर जाता है। क्योंकि हमें पता है वायरसेस क्या करते हैं, उनको होस्ट बॉडी चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ डीएनए इनका अंदर चला जाता है, बॉडी बाहर रह जाती है। अब ई कोलाई का बॉडी वेट ज़्यादा है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो ई कोलाई डेट कंसिस्ट ऑफ डीएनए डेट सेटल डाउन,
और प्रोटीन कोड क्या है, ऊपर रह गया। डिफरेंट वेक्टरोफेजेस ने अफेक्ट किया होगा, तो डिफरेंट प्रोटीन कोड ऊपर रह गया। दूसरे केस में क्या हुआ, इन सेकेंड केस ऑल्सो यहाँ पे जो आपका रेडियो एक्टिव हुआ वो क्या हुआ, प्रोटीन कोट हुआ, सॉरी डीएनए हुआ। यहाँ रेडियो एक्टिव कौन हुआ, डीएनए हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फास्फोरस के कल्चर में इसको ग्रो कराया गया था। तो यहाँ पे जो डीएनए था वो कैसा था, P32 रेडियो एक्टिव था। तो डीएनए अंदर जब इंसर्ट हो गया, इसमें भी प्रोटीन कोड बाहर रह गया, तो नीचे क्या आ गई, ई कोलाई सेल विद डीएनए कंटेंट, और ऊपर रह गया प्रोटीन कोड। उसके बाद जब इन दोनों का कंक्लूजन देखा गया, तो क्या देखा बेटा कि यहाँ पर जो प्रोटीन कोड आपके रेडियो एक्टिव किए थे वो ऊपर की साइड रहे और डीएनए अंदर चला गया। जबकि दूसरी सिचुएशन में डीएनए को जो रेडियो एक्टिव किया गया था वो इकोलाई के अंदर प्रेजेंट मिले और प्रोटीन कोड बाहर मिला। तो व्हाट इट मीन, इससे क्या पता चलता है कि रेप्लिकेशन जो होता है, जो बॉडी अब रेप्लिकेट कौन हुआ, ये डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट हुआ इकोलाई की हेल्प से। इकोलाई के अंदर इसने क्या किया, अपना रेप्लिकेशन किया और डिफरेंट फॉर्म्स बना ली। तो रेप्लिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द डीएनए कंटेंट नॉट द प्रोटीन। क्योंकि अगर प्रोटीन होता तो प्रोटीन इकोलाई की बॉडी में मिलता, लेकिन प्रोटीन नहीं मिला, यहाँ रेडियो एक्टिव डीएनए इकोलाई की बॉडी में मिला। और दूसरे केसेस में सॉरी, यहाँ तो सल्फर से क्या किया है, प्रोटीन को हमने किया है। तो यहाँ प्रोटीन कोट जो सल्फर से प्रोटीन कोटेड थी वो हमें बाहर की साइड मिली, केवल डीएनए कंटेंट हमें मिला। इसका मतलब इकोलाई विदाउट रेडियो एक्टिव मिले। इस केस में इकोलाई रेडियो एक्टिव क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है ये हमारा रेडियो एक्टिव था, तो इसने रेप्लिकेट करके इकोलाई के अंदर हमें मिला और प्रोटीन कोड हमें बाहर मिली। तो यहाँ क्या देखा गया, फिर से सुनिए कि इकोलाई के अंदर जो एंटर हुआ वो डीएनए हुआ, प्रोटीन कोड बाहर रह गया। डीएनए को भी रिकॉग्नाइज कैसे किया गया, उस केस में किया गया जहाँ डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट थी। तो इससे पता चल गया इकोलाई क्या है, रेडियो एक्टिव मिले। अगर रेडियो एक्टिव इकोलाई मिले हैं, इसका मतलब ये पर्टिकुलर डीएनए कंटेंट उनके अंदर एंटर किया है और रेप्लिकेशन किया है, सॉरी नॉट रेप्लिकेशन, अंदर एंटर किया है। व्हाट इट मीन, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, प्रोटीन कोड था, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड हमें कहाँ मिले, बाहर मिले, इकोलाई की बॉडी के अंदर नहीं मिले। तो ये क्या प्रूफ करता है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द डीएनए। डीएनए जेनेटिकली एक इकोलाई से दूसरे इकोलाई में ट्रांसफर हुआ है, व्हाइल द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस और प्रोटीन कोड क्या है वो बाहर ही रह जाता है। सो इट इज द हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन कोड। हर्शे-चेज के बाद अब आपका फिर डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले हम डीएनए वर्सेस आरएनए देखते हैं। बोथ आर द nitrogenous bases, but what are the basic difference between the DNA and RNA? तो पहला डिफरेंस जो है, हमें पता है in most of the cases DNA is the genetic material, not RNA. अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन इज फाउंड इन बोथ, डीएनए मॉलिक्यूल में भी होता है और आरएनए मॉलिक्यूल में भी होता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ म्यूटेशन बोथ आर द सेम, डीएनए में भी म्यूटेशन होगा, आरएनए में भी होगा। सेकंड, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। तो डीएनए के अंदर वन फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंगल OH ग्रुप, एंड आरएनए कंटेन 2 OH ग्रुप। जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उतनी ही बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। तो डीएनए में सिंगल OH ग्रुप की वजह से इसमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर में डिसोसिएशन की चांसेस कम होते हैं, आरएनए के स्ट्रक्चर में डिसोसिएशन की चांसेस कम होते हैं, इसी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए डीएनए क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है एज कंपैरिजन टू आरएनए, एंड आरएनए इज लेस स्टेबल। इसके अलावा डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, एंड थाइमीन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल। तो ये दो रीज़न है डीएनए को मोर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिफरेंस डीएनए और आरएनए में, वो है आपका व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। तो न्यूक्लियोटाइड चेन तो दोनों की सेम ही होती है, केवल डिफरेंस क्या होता है, आपका सिंगल नाइट्रोजनस बेसिस पर डिफरेंस होता है, रिमेनिंग इज सेम। फिर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, हम पढ़ चुके हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, जबकि इसमें क्या है, राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ राइबोस शुगर। सो इट इज ऑल्सो द डिफरेंस
है वो होता है इनका आप कह सकते हो चैन फॉर्मेशन में किस तरह से क्या होता है। हमें पता है डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है, डीएनए से फिर आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल का बनना डेट इज द रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो डीएनए के केस में सेंट्रल डॉग्मा प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का अगर फंक्शन देखेंगे तो डायरेक्टली इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन ऐसे वायरसेस में जहाँ पे आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, मैंने आपको बताया वहाँ क्या चेंज चलती है, आरएनए पहले डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तब जाके प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के फंक्शंस में किस तरह से डीएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आरएनए अपना किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। नाउ वी विल स्टडी, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें फर्स्ट प्रोसेस पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए अपनी रेप्लिकेट का कैसे बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ द डीएनए इज एबल टू फॉर्म इट्स कार्बन कॉपी। आपको बेसिकली तीन चीज़ें, तीन प्रोसेस यहाँ पढ़नी है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए की कॉपी का बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज डीएनए अपना डीएनए कॉपी की जो फॉर्मेशन करता है। आपने एस फेज में पढ़ा भी है सेल साइकिल की, दैट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। व्हाट इट मीन, डीएनए इज गोइंग टू फॉर्म द डुप्लीकेट ऑफ इट। सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ऑब्वियसली क्या है, आपका डीएनए स्ट्रैंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, देयर आर few specific kind of enzymes that are going to participate in the DNA replication. So what are those enzymes we are going to study here? The first enzyme is helicase enzyme. पहले मैं सबके नाम लिख रही हूँ, फिर मैं आपको फंक्शंस बताऊंगी। Then second is topoisomerase enzyme, ligase enzyme, next primase enzyme, DNA polymerase 1, DNA polymerase 3. So basically these are the enzymes, specific enzymes that are going to participate in the replication process. यहाँ पे पहले सबका मैं फंक्शन बता देती हूँ, क्या क्या फंक्शन है। हेलिकेज एंजाइम ये क्या करता है, हमें पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इस तरह से एक दूसरे से एंटी पैरेलल क्या रहते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्पफुल करता है। कैसे, हमें पता है दो स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम बेसिकली इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, मान लीजिए कोई रस्सी है और इस तरह से गुथी हुई है, आप अगर दोनों उसके एंड पकड़ के यूँ खींचोगे तो पीछे की साइड क्या है, कॉइल ज़्यादा हो जाती है, कॉइलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस कॉइलिंग को अवॉइड कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। कैसे, एक बीच में कट लगा के और ये कॉइलिंग को ख़त्म कर देता है, जिससे कि ईजिली दोनों स्ट्रैंड आपके सेपरेट हो जाए। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम को हमेशा क्या बोला जाता है, ये गम की तरह वर्क करता है किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने में। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे आपस में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ज्वाइन करता है लाइगेज, अटैच करने में आपस में एक तरह से फेविकॉल की तरह वो वर्क करेगा या एक दूसरे को अटैच करने में। प्राइमेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। और प्राइमर होते क्या है, प्राइमर सिंपली आरएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करके एक आपका स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमेज स्ट्रैंड, सॉरी प्राइमर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर। और प्राइमर
फॉर्मेशन में कौन हेल्पफुल होता है? प्राइमेस। प्राइमर का फंक्शन क्या होता है ये अभी आप पढ़ोगे। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 इन प्राइमर को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है और इनके बीच में जो गैप होता है उसको फिल करता है। अब मेन आपका एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसका सबसे ज़्यादा रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। व्हाट इट मीन? डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के कैटालाइज के लिए किसी न किसी एंजाइम की नीड होती है और डीएनए अगर अपना रेप्लिका बना रहा है, अपना स्ट्रैंड बना रहा है, तो मेन एंजाइम जो मेन रोल प्ले करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ यूज़ होंगी। दूसरा एक और चीज़ बेटा मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने पढ़ा था कि उसमें दो पोलर एंड होते हैं। एक होता है 5 प्राइम एंड, दूसरा होता है 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे हमेशा क्या अटैच रहता था? फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अगर ये न्यूक्लियोटाइड छोटा सा मैं डीएनए स्ट्रैंड अगर बना रही हूँ, सपोज इट इज़ द 3 प्राइम एंड, इट इज़ 5 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एंड पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप रहता है और 3 प्राइम एंड पे आपका फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप रहता है। तो हमेशा जब भी कोई न्यूक्लियोटाइड नया आके अटैच होगा तो कहाँ होगा? वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा। तो इसका मतलब होगा जब भी कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो किस एंड पे होगा? 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा। कहाँ होगा? 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब मैं भी प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी डीएनए रेप्लिकेशन का तो यहाँ पे इस बात का भी जिक्र होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी डीएनए रेप्लिकेशन की। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन? Now I am going to tell you the procedure of DNA replication in next video.